हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो पार्ट 2 है, राजा, किसान और नगर, विशेष रूप से ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की पूरा वृत्तांत है। इस पूरे चैप्टर में इसके कई इंपॉर्टेंट सेशन हमने देखे और आज एक और बेहद खास सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कुछ महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यूज इस चैप्टर के हम देखेंगे और एक ओवरव्यू करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर के क्या प्रमुख चीजें रही हैं। तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न का सेशन लेकर, एमसीक्यूज का सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने सवाल आपके सही हुए। पर इससे पहले कि ये सेशन हम स्टार्ट करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं हिंदी माध्यम में। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपकी सारी की सारी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क किसी भी सब्जेक्ट की कहां मिलेगी? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई आप कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, और वो है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। देखिए, हमने चर्चा इसकी की थी। हमने मौर्य वंश देखा था, फिर गुप्त वंश देखा था, और गुप्त वंश में हमने देखा था 3 प्रमुख शासकों, खास करके चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है गुप्त वंश का। उसके बाद हमने देखा था समुद्रगुप्त, जिनको उपाधि क्या दी गई? नेपोलियन की उपाधि दी गई। और इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात देखी थी हमने, प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद के पास इनकी प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन का नाम आता है इसके लिए, हरिशेन भी कहते हैं। और तीसरे इंपॉर्टेंट इसमें हमने देखे चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनको उपाधि दी गई विक्रमादित्य की। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की। ठीक है, तो सवाल यह है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की, या हाँ, मौर्य वंश की स्थापना की। कनिष्क जो है ये कुषाण शासक थे जो प्रथम शताब्दी में थे। समुद्रगुप्त, ये सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन तो खैर आगे की शताब्दी में हुए। तो सबसे इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ग इसका बिल्कुल ठीक जवाब है कि नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल और गांधार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके पहले शुरू में इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह रही, पर पाटलिपुत्र रहा। और मगध और पाटलिपुत्र को ठीक से विस्तार करने का या बसाने का जो श्रेय है वो जाता है बिंबिसार को, जो हरेक वंश का शासक था, बिंबिसार। ठीक है, तो मगध और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो जहां कौन कौन सी प्रमुख नदियां देखी गई या है? गंगा, सोन। ठीक है, मुख्य रूप से ये 2 नदियां हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है, सबसे शक्तिशाली रहा। और यहां पर जब अशोक का काल आया तो वो पूरा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर और कलिंग, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक पूरा ये साम्राज्य फैल गया। इसमें भी सवाल आता है कि क्या कारण रहे? तो 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो वहां पर एक तो जो नदी यानी जल की उपलब्धता, ये भौगोलिक कारण रहे, उपलब्धता। ठीक, इसके अलावा तो जल की उपलब्धता से सिंचाई ऊंचाई तो हो ही जाती थी, और शहर चारों ओर से नदियों से घिरा रहता था, तो सुरक्षा भी रहती थी। लोहे की आपूर्ति या पर्याप्तता, इससे खेती किसानी के लिए हल बनता था और लड़ने के लिए अच्छे अच्छे हथियार बनते थे। विशाल सेना इसी से चल सकती थी, विशाल सेना भी इसी के कारण वहां पे रही। कुछ कुशल नेतृत्व भी रहा। कई राजा, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह के शासक भी वहीं देखने के लिए मिले।
समुद्रगुप्त सब वहीं से रहे। तो ये 3-4 वो कारण थे कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। यहां राजतंत्र थी, ठीक है, मगध में। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? हमने पढ़ा है मुख्य रूप से कि 14 प्रमुख महाशिलालेख हैं और 7 प्रमुख स्तंभ लेख हैं, पिलर एडिक्ट जिसको कहा जाता है, स्तंभ लेख है। यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। तो यहां पर क्या है, 13वां जो शिलालेख पाया गया है, यहां पर कलिंग विजय की बात की गई है, ठीक है। कलिंग जो कि उड़ीसा वाला पूरा पार्ट है उसको कहा जाता है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो ये 78 ईस्वी मानी जाती है। कुषाण वंश का शासन इनको माना जाता है पहली शताब्दी में। और इनकी विशेषता क्या रही कनिष्क शासकों की या कुषाण वंश की? कुषाण वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग, स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सही जवाब 78 ईस्वी हो जाएगा। चलिए, धम्म महामात्रों में को किसने नियुक्त किया? तो आपको पता है कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक का धर्म एक तरह से हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने क्या किया, धम्म का प्रचार किया। और धम्म के प्रचार को और अच्छे से लागू करवाने के लिए महामात्र आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरुओं की नियुक्ति हुई, ठीक है। और यह धम्म क्या होता था, एक तरह का नैतिक, सामाजिक, धार्मिक अनुदेश होता था या आदेश होता था कि किस प्रकार लोगों को बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। यह ध्यान रखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था। तो धम्म उन्होंने, जिस तरह अकबर ने दीन इलाही चलाया, इस तरह अलग एक धम्म चलाया था इन्होंने, अलग एक पंथ कह सकते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश। तो सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। इसके बाद इनके पुत्र हुए बिंदुसार। बिंदुसार के लगभग 100 पुत्र थे और उसमें से एक पुत्र था, बिंदुसार के बाद आया अशोक, जो राजा बनने से पहले उज्जैन का एक तरह से सरदार हुआ करता था और तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका इसने निभाई थी। अशोक के बाद प्रमुख राजाओं की बहुत विशेष वर्णन नहीं है। हाँ, अंतिम शासक जरूर बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा, अंतिम शासक। और इसकी मृत्यु पुष्यमित्र शुंग ने इसको मृत्यु करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और यह पूरा शासन काल जो मौर्य वंश का चला वो 321 ईसा पूर्व से 22 भी कई जगह कह देते हैं 185 ईसा पूर्व तक चला था, ध्यान रखिएगा। यानी 321 बीसी से 185 एडी तक ये मौर्य वंश का पूरा शासक चला था और इसलिए अशोक जो था वो मौर्य वंश का ही शासक था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसे गुप्त काल माना जाता है। इसके कई कारण रहे, ठीक है। राजनैतिक एकीकरण देखा गया पूरे साम्राज्य का, राजनैतिक एकीकरण पूरे साम्राज्य का देखा गया। इसके अलावा क्या देखा गया इसमें? इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात देखी गई पूरे साम्राज्य में, उच्च स्तर के स्वर्ण मुद्राएं, उच्च स्तर की स्वर्ण मुद्राएं, ठीक। और इसके अलावा धार्मिक सामाजिक उत्थान, खास करके सनातन और हिंदू धर्म का काफी उत्थान हुआ। धार्मिक सामाजिक उत्थान। इसके अलावा जो प्रमुख बात देखी गई, कला, संगीत, शिल्पकारी, ये सारी चीजें क्या हुई? बहुत विस्तृत रूप से पनपी, उनका विकास हुआ। ये सारी चीजें गुप्त काल में देखी गई। प्रमुख राजाओं की चर्चा मैंने की आपसे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारे लोग वहां पर प्रमुख रूप से देखे जाते थे।
ठीक है। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। अब देखिए कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन और पतंजलि। तो यहां पर कालिदास की अगर बात की जाए तो उनकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक रचना सबको पता है और वो है मेघदूत। ठीक, मालविका ये भी इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट का आपने हर्षचरित सुना होगा जो हर्षवर्धन के लिए फेमस है। हरिशेन ये कौन थे, ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इन्होंने ही क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी जो बहुत फेमस, आज भी आप योग पूरा देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा रची गई योग सूत्र के माध्यम से आप देखते हैं, जिसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की है योग के बारे में। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, इसकी चर्चा इन्होंने की है। खैर, जो सवाल है प्रयाग प्रशस्ति की रचना तो हरिशेन ने की और वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हरिशेन। इलाहाबाद के पास जो प्रशस्ति है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। तो दिस वन इज प्रधान। ठीक है, तो ये होंगे कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं, रास तरंगड़ी के लेखक कौन है। पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कल्हण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कल्हण ने रास तरंगिणी की रचना की थी। सॉरी। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अर्थशास्त्र की रचना की मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसकी भी चर्चा आई है, विष्णुगुप्त। तो ये इन्होंने चर्चा की थी। अच्छा, जो इंडिका है ये यूनानी ट्रेवलर थे या राजदूत थे कह सकते हैं आप। इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों से जो पता चलता है वो चलता है मौर्य वंश का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो जाहिर सी बात है 34 शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और वो मौर्य वंश के काल में हुई। मौर्य वंश मैंने अभी चर्चा की 321-22 से ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये रही है। ठीक है, ये मौर्य वंश के पूर्व, उसी समय 34 शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें मिलती है गुप्त काल की जानकारी। मौर्य काल की मौर्य काल की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, तो प्राग मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक थे वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेदव्यास। तो जाहिर सी बात है कौटिल्य इसमें सही जवाब हो जाएगा। वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस की नहीं, वो तुलसीदास ने की थी। मनु ने की मनुस्मृति की, कौटिल्य ने की अर्थशास्त्र की, जिसमें सामाजिक, विज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक सारी चीजें शामिल की गई हैं, और वेदव्यास ने की महाभारत की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगला चैप्टर इनसे रिलेटेड भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर जो सवाल पूछा गया है उसका सही जवाब कौटिल्य हो जाएगा। चलिए, बिंबिसार का संबंध किससे, हर्यक, मौर्य या गुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। इन्होंने ही मगध की स्थापना की विधिवत रूप से। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र। सही जवाब हो जाएगा गणसंघ, ये वज्जी को कहा गया है, वज्जी महाजनपद को। जनपद शब्द का जहां लोग मवेशी रखते हैं, लोग अपना घर बनाते हैं, क ख दोनों, ये प्रशासनिक एक यूनिट था मौर्य शासन में, प्रशासन का। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने, चांदी, तांबे। तो इसमें क और ग दोनों हो जाएगा, सोने और तांबे के। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। ब्रिटेन को छोड़ के तीनों जगहों पर यह प्रचलित हुआ था, और श्रीलंका में तो बहुत विशेष रूप से प्रचलित हुआ, और मौर्य वंश के राजाओं के पुत्र पुत्रियां भी वहां गए प्रचार करने, अशोक के पुत्र पुत्री। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बिंबिसार के द्वारा की गई। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मेगस्थनीज ने की थी। तो मेगस्थनीज का सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की थी किसने, अशोक ने। और ये क्या था सॉरी, कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया है कि एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए, जो पार्श्वनाथ क्या होता था, ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे महावीर, और पार्श्वनाथ शुरुआती तीर्थंकर थे। तो इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और एक अस्तेय।
ठीक, ये 4 सिद्धांत पहले जैन धर्म में चल रहे थे। अहिंसा आपको पता है, नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रुथ, अपरिग्रह यानी किसी चीज का संग्रह ना करना, कोई चीज जुटा के मत रखो, अस्तेय यानी चोरी नहीं करो, किसी की दूसरे की चीजों को ध्यान मत दो। इसमें महावीर स्वामी ने एक जोड़ा और वो था ब्रह्मचर्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था, बाकी पार्श्वनाथ ने ऑलरेडी दे दिया था। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसको फॉलो करते थे और इसलिए मौर्य वंश के राजाओं ने उसको पढ़ाया, तो सही जवाब इसमें ब्रह्मचर्य हो जाएगा, बाकी सारी चीजें पहले से शामिल थी। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम अजातशत्रु ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रखे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने सही हुए, इससे संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी। और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में जरूर डालूंगा, जो इस चैप्टर का और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं, इसको रिवाइज करिए, पूरे चैप्टर को प्लेलिस्ट में डाला गया, जरूर पढ़िए। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बेहद खास जानकारी और यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर अगर आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं तो मेरे साथ आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं और बाकी चैप्टर्स बाकी टीचर्स के द्वारा बाकी सब्जेक्ट्स भी फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको सीबीएसई और इसके अलावा एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के सारा रिव्यू आपको मिल जाता है, कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाते हैं, वन शॉट रिवीजन मिल जाता है, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। खास बात यह है कि जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने चैप्टर शुरू हो जाएंगे और पढ़ाई आप कर सकते हैं। यह बिल्कुल 100% निःशुल्क होता है। पूरा का पूरा अध्ययन हमारे वेबसाइट पर भी क्रमबद्ध तरीके से आप निःशुल्क कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो कर ही रहे हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और हिंदी माध्यम में पूरी फ्री शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा को और अच्छे से प्रमोट कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।